नमस्कार, एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की हमारी कहानी आम रिश्तों पर आधारित है जिसका नाम है अपमान। भावेश और उनकी पत्नी सुषमा दोनों जैसे ही अपने माँ बाप के घर आए, अपनी कार से उतरते हैं तभी देखते हैं कि दोनों भाई सुरेश और महेश उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। दोनों आते हैं और तुरंत कहते हैं, दीदी, जीजा जी, आपको आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? वैसे तो आपकी गाड़ी अच्छी है, कोई गड्ढे वगैरह तो नहीं लगे होंगे, सफ़र लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। इतना सुनते हैं लेकिन भावेश अपना सामान उठाने के लिए पीछे आ जाते हैं। तब तक सुरेश और महेश दोनों कहते हैं, अरे आप जाइए, आप लोग कमरे की ओर जाइए और सामान तो अभी हम लोग लेकर आते हैं। दीदी ये देखकर थोड़ा सा हैरान थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर अंदर की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही गेट पर पहुंचती हैं, दोनों भाभियां अपने हाथ में थाल लिए हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सुषमा को हंसी आती है, थोड़ा सा मंद मंद मुस्काती हैं। उन दोनों की जब आरती होती है, आरती होने के बाद दोनों अंदर आती हैं, दोनों को बिठाया जाता है। तभी बड़ी भाभी तुरंत आती हैं और कहती हैं, ये लीजिए दीदी, आपको मुन्ना हलवाई की जलेबी बहुत पसंद थी ना? जब भी आती थी तब मम्मी जी आपके लिए ये जलेबी मंगवाती थी। देखिए आज आप इतने सालों बाद आई हैं तो मैंने ये सोचा कि आपको जलेबी खिलाती हूँ, आपको पसंद आएंगी। जलेबी उनके सामने रख दी जाती है। बड़ी भाभी खुश होती हुई चली जाती हैं किचन में। इतने में छोटी भाभी तुरंत खसखस का शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, पज्जी जी, आपको याद है जब बाबूजी थे तब आप और बाबूजी मिलकर सारे घर के लिए खसखस का शरबत बनाते थे? आज आप आई हैं, ये आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। सुषमा को सभी घर के लोगों का व्यवहार देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस समय परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास ही मंडरा रहे थे। खैर, सारी चीज़ें होती हैं, स्वागत सत्कार हो जाता है, आपस में बातचीत होती है। अब सुषमा भाइयों से बात करती हैं। भाइयों से हाल चाल जानने के बाद सुषमा कहती हैं कि अब चलो, हम लोग थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तब तक छोटी भाभी आती हैं, कहती हैं, अरे जीजी, आप कहाँ जा रही हैं? मोहित का कमरा आपके लिए खाली कर दिया है, एसी लगा है उसमें, आप उसमें जाके आराम कीजिए। सुषमा उनको मना करती है, लेकिन उनका सामान मोहित के कमरे में रखवा दिया जाता है। दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। सुषमा आज सोचती है कि चलो, इतने सालों के बाद आज घर में वो सम्मान तो मिला है जो एक बेटी को मिलना चाहिए, नहीं तो अभी तक तो बस ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों में हल्के से आंसू आते हैं और वो अपने पति भावेश को देखती हैं। भावेश लंबे सफ़र से आए थे तो वो जल्दी सो भी जाते हैं, लेकिन सुषमा की आंखों में नींद कहाँ थी। वो अपने पुराने समय को याद करने लग जाती है और अब जो कहानी आती है वो 20 साल पहले चली जाती। नारायण और दीपा, इनके 4 बेटे थे। सुषमा, कृष्णा 2 बेटियां, सुरेश और महेश 2 बेटे। कृष्णा सबसे बड़ी थी। माँ बाप ने चारों बच्चों को खूब अच्छे से पाला पोषा। हालांकि एक छोटी सी दुकान थी, उसमें ही बाबूजी सारा काम करते थे और घर खर्च चलाते थे, लेकिन कभी भी उनकी पढ़ाई में कोई आंच नहीं आने दी। ये चारों बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। कृष्णा बड़ी थी तो उसकी शादी सबसे पहले हुई। उनकी शादी एक साधारण परिवार में ही की गई थी। भावेश की एक छोटी सी नौकरी थी, लेकिन घर परिवार अच्छा था। बाबूजी को घर पसंद आया, भावेश के साथ सुषमा की शादी हो गई और भावेश ने भी सुषमा का हर तरह साथ दिया। उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं करने दिया। उसकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें थीं सारी मुहैया कराईं। सुषमा के 2 बेटियां हुईं, शोना और मोना। उनकी भी पढ़ाई लिखाई भावेश अपने स्तर पर करवा रहे थे। इसी बीच में छोटी बेटी कृष्णा, उसका भी विवाह होता है। कृष्णा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पति दुष्यंत एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। घर में सारी सुख सुविधाएं थी, साथ ही साथ नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ था। अब जब भी कृष्णा और सुषमा दोनों घर आते तो माँ बाप तो उनमें कोई अंतर नहीं करते थे, लेकिन भाइयों के द्वारा उनके व्यवहार में अंतर साफ दिख जाता था। कृष्णा को जहाँ ज़्यादा तवज्जो दे दी जाती थी भाइयों के द्वारा, वहीं सुषमा को थोड़ी बहुत कमी महसूस हो जाती थी। लेकिन जब भी सम्मान की बात होती थी, दोनों को बराबर का सामान देकर अपने अपने ससुराल विदा किया जाता था। समय बीता, दोनों भाइयों की शादी हुई। इसी बीच माँ बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। अब भाइयों का व्यवहार स्पष्ट हो चुका था। जो धनवान था उसके साथ अलग और सुषमा के साथ अलग। अब सुषमा जब अपने मायके आती, उसका सामान गैलरी में रखा होता और उसके सोने की जगह भी कोई फिक्स नहीं थी।
उसको जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ वो सो जाती थी। जबकि कृष्णा जब आती तब भाभियाँ उसके आगे पीछे उसकी खिदमत करती, उसको सोने के लिए बैठने के लिए प्रॉपर जगह दी जाती। सुषमा को यह देखकर थोड़ा बहुत अंदर से बुरा लगता था। और जब सुषमा के बच्चे आते थे तो सुषमा के बच्चे जब कभी कोई जिद करते थे तो उन्हें थोड़ा सा झिड़क दिया जाता कि जी आपके बच्चे देखो कितना शैतानी करते हैं। जबकि वही शैतानी जब कृष्णा के बच्चे करते थे तो उनसे कहा जाता था अरे बच्चे ही तो हैं, शैतानी करते हैं, कोई बात नहीं। खिलौने टूट जाने पर सुषमा के बच्चों को डांट पड़ती थी और कृष्णा के बच्चों से ये कहा जाता था कोई बात नहीं, टूट गया तो नया आ जाएगा। अपने भाइयों के व्यवहार को भी देखते हुए सुषमा को खराब लगता था। लेकिन मायके की बात थी, अगर मायके में आंसू बहा दे तो वह अपशकुन माना जाता है, इसलिए सुषमा शांत रहती थी। और कृष्णा को विदाई के समय ज़्यादा सामान मिल जाता था उसकी हैसियत के हिसाब से, और वहीं सुषमा को जो बन पड़ा सो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें सुषमा के साथ होती नहीं। लेकिन सुषमा इस चीज़ को लेकर संतोष कर लेती थी कि चलिए छोटी बहन ही तो है, और छोटी बहन कृष्णा उसको घमंड था तो वह कभी ये नहीं कहती थी कि भैया आप लोग दीदी के साथ क्यों ऐसा व्यवहार करते हो। खैर कहानी ऐसे ही चलती रहती है। बड़े भाई के बेटे की शादी का दिन आ जाता है। भावेश और सुषमा 4 दिन पहले आ गए। उन्होंने घर के कामों में हाथ बटाना प्रारंभ किया। अब भावेश की नौकरी छोटी होने की वजह से वो दोनों भाइयों का तवज्जो ना देने का जो सिलसिला था वो चल रहा था। भावेश से सारे काम करवा लिए जाते थे, मसलन हलवाई को बुलवाना, गाड़ी से सामान उतरवाना, टेंट का सामान लगवाना, टेंट का सामान यहाँ से वहाँ करवाना, घर की जो ज़रूरतें हैं उन सब के लिए केवल एक आवाज़, भावेश जीजा जी आप ये कर दीजिए। और जीजा जी भी बाइक उठाई और सारा काम करने को तत्पर। सुषमा को ये चीज़ थोड़ी सी खलती थी कि ऐसे तो नहीं किसी घर के दामाद से काम कराया जाता है, लेकिन ठीक है मजबूरी थी उसकी भी, चीज़ें चल रही थी। अचानक से बड़ी भाभी बोल पड़ती हैं कि अरे जीजा जी वो हीरे की अंगूठी दी थी वो कहाँ पर है। भावेश बोलते हैं कौन सी अंगूठी भाभी, आपने तो मुझे कोई नहीं दिया, आपने तो मुझे केवल डिब्बा दिया था। तो जीजी कहती है नहीं मैंने डिब्बा दिया था और ये कहा था कि आपको मैं अंगूठी दे रही हूँ, इस डिब्बे में वो रख लीजिए और उसको ध्यान से रखिएगा कहीं खो ना जाए। तो भावेश कहते हैं नहीं आपने केवल ये कहा था कि मैं आपको अंगूठी दे रही हूँ, लेकिन आपने दी नहीं थी। इसी बीच में सामान लेने मुझे भेज दिया तो मैं सामान लेने चला गया। तब भाभी बोलते हैं क्यों झूठ बोलते हैं जीजा जी, आप ही को तो अंगूठी दी थी। अब आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है, कहीं आपने उसको खो तो नहीं दिया या कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। इसी बीच में बड़ा भाई आ जाता है। वो अभी अपनी पत्नी की बात को सुनकर कहता है कि जीजा जी आपने अंगूठी को कहाँ कर दिया, कहीं खो तो नहीं दी। महेश भी वहीं था, सुरेश भी वहीं थे, दोनों भाई सब भावेश के सामने आ जाते हैं। तो भावेश थोड़ा सा सकपकाते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तुम लोगों के सामने ही तो सारा काम कर रहा हूँ। यही सब बातें होती हैं। सुषमा भी आ जाती है। अब ये आपस में कहा सुनी की बात होने लग जाती है। तभी बड़ी भाभी एक और बात कह देती हैं कि जीजा जी हमें पता है कि घर की आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आपने उस अंगूठी को बेच दिया हो और काम करने के बहाने को लेकर आप इन चीज़ पर पर्दा डाल रहे हो और इसीलिए आप आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रहे थे ताकि अगर आप पकड़े जाएं तो आपकी चोरी सामने ना आए। भावेश को बुरा लगता है, वो अपनी सफाई दे रहे थे लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही थी। इसी बीच में सुषमा बोल पड़ती है कि आप ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते भावेश के ऊपर, जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो आप क्यों नहीं मान रहे। लेकिन शक का कीड़ा तो पैदा हो चुका था, दोनों भाई भी बोल रहे थे। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि तू तड़ाक पर आने ही वाली थी। तभी कृष्णा के पति दुष्यंत वहाँ आ जाते हैं। वह पान चबाते हुए आ रहे थे और पान मुंह में डाले डाले ही कहते हैं, जब वो देख लेते हैं घर का तनाव है तो वो यही कहते हैं और घर में क्या चल रहा है। सब उनको देखकर थोड़ा सा हंस जाते हैं। तब फिर वही कहते हैं कि अंगूठी खो गई है। अंगूठी खोने की बात सुनकर वो अपने जेब से एक अंगूठी निकालते हैं और कहते हैं भाभी कहीं आप इस अंगूठी की बात तो नहीं कर रही। जब सब अंगूठी देख लेते हैं कि अंगूठी तो दुष्यंत भाई साहब के पास है, पूछा जाता है आपके पास कैसे, तब वो यही कहते हैं कि भाभी जी आपने यही तो कहा था कि ये अंगूठी रख लीजिए, इसका डिब्बा भी दे देती हूँ मैं और इसको आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि भावेश भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है, वो कब अंगूठी को यहाँ वहाँ कर दें। भाई उनसे जिम्मेदारी का काम नहीं लिया जा सकता। यह सुनकर सुषमा को और गुस्सा आ जाता है कि घर के सारे काम भावेश कर रहे हैं और अब उन पे गैर जिम्मेदारी का भी
अपराध गैर जिम्मेदारी का एक टिप्पणी की जा रही है। खैर, अंगूठी मिल चुकी थी, अब दोनों भाइयों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब दुष्यंत जी की तो आवभगत में लगे रहे सब लोग, लेकिन सुषमा ने अब यही कहा कि आप लोगों की अंगूठी भी मिल गई और आप लोगों ने माफ़ी तक नहीं मांगी, जबकि आपने भावेश को काफ़ी भला बुरा कह दिया। अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। जाते हैं, दोनों मिलकर बैठकर ये बात करते हैं कि आगे क्या किया जाए जिससे कि हमारी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो चुके। सुषमा एक लोन लेती है, भावेश के साथ मिलकर वो दोनों एक दुकान खोलते हैं। कपड़ों की दुकान थी, उसमें साड़ियाँ और सूट सारी चीज़ें मिलती थी। धीमे धीमे करके ये उनकी जो दुकान थी वो चलने लगी और कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में देखते ही देखते वो शोरूम में बदल गई। शोरूम में बदलने के साथ साथ अब उनकी जो बड़ी बेटी थी वो भी सीए बन चुकी थी। सीए बनने के साथ उसका अपना ऑफिस शुरू हो चुका था। छोटी बेटी एमबीबीएस में दाखिला हो चुका था, वह भी पढ़ाई कर रही थी। इन लोगों का अपनी मेहनत जो दोनों दिन भर अपनी शोरूम में करते थे, उससे जो इनकी तरक्की थी वो भी ऊपर हो रही थी। हालांकि इस बीच सुषमा अपने मायके फिर नहीं गई। बीच बीच में मायके से इनके भाइयों के बेटे और बेटियां तैयारी करने के लिए समय समय पर आए। सुषमा ने उनकी सारे बच्चों की अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी उतनी मदद की। उसका सबसे छोटे भाई का छोटा बेटा मोहित भी आया था। मोहित की पढ़ाई में भी सुषमा ने अपनी तरफ से मदद की थी। देखते ही देखते छोटी बेटी का एमबीबीएस का भी कोर्स पूरा हो गया। वह एक डॉक्टर के यहाँ बैठने लगी, प्रैक्टिस की और कुछ समय के बाद एक शाम के समय में वो उसने अपना क्लिनिक खोला और उसमें भी देखने लगी। अब अगर देखा जाए तो सुषमा और उसके पति दोनों शोरूम चला रहे थे। उनकी दोनों बेटियां एक ऑफिस में काम करती थी, एक का अपना ऑफिस था, एक का अपना क्लिनिक था। इस तरह से इन लोगों के पास भी अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। और समय किस तरह से बदलता है ये सुषमा ने देखा था। जो कभी आर्थिक विपन्नता में रह रही थी वह अब संपन्न हो चुकी थी। उसका अपना घर बार था, घर बड़ा हो चुका था, गाड़ियाँ भी हो चुकी थीं और पैसे से भी समृद्ध थे। और इन सब की वजह से उसे अब ये लगता था कि हो सकता है अब मायके वालों का जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, लेकिन वह मायके अभी भी नहीं गई। इसी बीच मोहित की शादी फिक्स हो जाती है। मोहित अपनी बुआ को बुलाने के लिए आता है और बुआ उसे सूट सिलवाने के लिए पैसे देती हैं। तब मोहित कहता है कि बुआ, आपके पैसों का सूट तो मैं सिलवाऊंगा, लेकिन आपसे एक वादा भी लेकर जाऊंगा कि आपको मेरी शादी में आना है। क्योंकि मोहित ने वो सब देखा था अपनी आंखों के सामने जो सुषमा और भावेश के साथ किया गया था। उसे पता था कि उसके बुआ और फूफा जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जानबूझकर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। इसलिए मोहित का अपनी बुआ के प्रति सम्मान वैसा ही था जैसे वो छोटे में उसने किया था। ये सारी बातें होती हैं, सुषमा को मनाया जाता है। मोहित उनको कस्में देकर जाता है कि बुआ आपको तो आना ही है और आपके बिना शादी अधूरी रह जाएगी। उनके मम्मी पापा जो सुषमा के भाई थे वो भी आते हैं और अब सुषमा और भावेश आने की बात कहते थे। सुषमा जैसे ही ये सब बातों को सोच रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजर गया और शाम हो गई। और शाम होते ही दरवाजे पर एक नॉकिंग की आवाज़ हुई। तो सुषमा गेट खोलती है तो देखती है कि भाभी सामने खड़ी हुई हैं शरबत लिए और कहती हैं कि दी जी आप जग गई हैं, आइए शरबत पी लीजिए। सुषमा और भावेश उठ जाते हैं, शरबत पीते हैं। फिर 2 दिन में शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं। इसी बीच उसकी दोनों बेटियां सोना और मोना दोनों आती हैं। दोनों को उचित सम्मान देकर विदा किया जाता है। अब जब शादी हो चुकी है और 3 दिन के बाद का समय है, 3 दिन के बाद अब ये देखा जाता है कि जो भावेश और सुषमा थे उनकी विदाई का समय हो चुका था। अब भावेश को एक सूट दिया जाता है, सुषमा को बनारसी साड़ी दी जाती है, 5 मिठाई के डिब्बे, 1 चांदी का सिक्का और लिफाफे। सुषमा को अब इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जो सम्मान उसे अपने शादी के बाद से मिलना चाहिए था वो उसे आज मिला था। उसको भी वही सम्मान मिला था जो इस बार कृष्णा को दिया गया था। दोनों के सम्मान में कोई भी अंतर नहीं था। तो ये सुषमा ने अपनी जीवन को विपन्नता से संपन्नता में लेकर आने के बाद ये सम्मान प्राप्त किया था। हालांकि सुषमा ने अपनी तरफ से तो उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ सवाल थे।
जो कि उसके पूरे नहीं हुए थे, कि क्या सच में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए भाइयों का, या पैसे की वजह से रिश्तों में क्या इतना अंतर आ जाता है। तो ये कहानी तो यहीं तक, लेकिन इस कहानी के सुनने के बाद अगर आपने पूरी सुनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सुषमा को अपने भाइयों को माफ़ करना चाहिए था, और क्या भावेश को इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे भी रिश्ता उनसे रखना चाहिए या नहीं। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।